कभी ऐसा हुआ है कि कोई कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, जबकि उसमें कोई मॉन्स्टर दिखाया ही ना गया हो? आज हम द फ्रोजन साइलेंस ऑफ गुलमार्ग को ही डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये कहानी साइकोलॉजिकल डर को इतने असरदार तरीके से बुनती कैसे है। चलिए मिलकर इसके पीछे के राज को जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो, सच कहूं तो, पूरी कहानी की नींव है। बर्फ सिर्फ सड़कें नहीं ढकती, वो आवाज को भी ढक लेती है। मतलब ये लाइन एक रूल सेट कर देती है कि इस दुनिया में डर का सबसे बड़ा हथियार खामोशी है। ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर अब डर की सबसे गहरी तस्वीरें बनने वाली हैं। तो पहला हिस्सा, आदर्श अलगाव यानी परफेक्ट आइसोलेशन। असल में यही तो है डर की बुनियाद। किसी भी डरावनी कहानी का पहला कदम होता है हर तरह की सेफ्टी, हर तरह की सुरक्षा का एहसास छीन लेना। और कहानी ये काम ना बहुत सोच समझकर करती है। देखिए कैसे। सबसे पहले एक दूर दराज का गेस्ट हाउस, फिर इतनी भारी बर्फबारी कि सारे रास्ते बंद, ऊपर से बिजली भी चली गई और फोन, अरे कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ? किरदार पूरी तरह से अकेला। मतलब एक एक करके बाहरी दुनिया से जुड़ने का हर दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो पूरी तरह से असुरक्षित है, एकदम वल्नरेबल। अच्छा, अब आता है दूसरा हिस्सा, खामोशी में आवाज। इसका मतलब है जब किसी चीज का न होना ही उसके होने का सबसे बड़ा सबूत बन जाए। कहानी बर्फ की खामोशी का इस्तेमाल करती है, एक ऐसी खामोशी जहां कोई आवाज नहीं होती। और इसी गहरे सन्नाटे में एक छोटी सी अजीब आवाज भी बहुत ज्यादा भयानक बन जाती है। जरा सोचिए, एक आम रात में कितनी सारी आवाजें होती हैं। हवा चल रही है, कहीं दूर गाड़ियां जा रही हैं, कुत्तों का भौंकना। लेकिन बर्फबारी वाली रात में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। कहानी एक तरह का साउंड वैक्यूम बना देती है। और अब इस सन्नाटे में कोई भी अनजानी आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो चीखती है। और ठीक तभी पहली अजीब घटना होती है। ताज़ा बर्फ में कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये वो पहला पल है जब इस खामोश दुनिया का लॉजिक, उसका तर्क टूट जाता है। आवाज तो है, पर उसका कोई सोर्स नहीं, कोई निशान नहीं। बस यहीं से असली बेचैनी की शुरुआत होती है। अब आता है तीसरा हिस्सा, खतरा अंदर आता है। मतलब वो जो सेफ स्पेस था, अब वो ठहरा है। अब तक डर बाहर था, एक अनजाना साया। लेकिन अब कहानी उसे दरवाजे के अंदर ले आती है, सीधे किरदार के पास। पहली रात में डर कैसे धीरे धीरे चढ़ता है, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। रात के 11:30 बजे बाहर कदमों की आहट, फिर ठीक 12:47 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ ही पल बाद दरवाजे के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। और फिर वो एक भयानक एहसास कि सांस की आवाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही है, ठीक पीछे से। सोचिए, कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर वो जो एक सेफ कमरा था वो एक जाल में बदल गया। सांस लेने की आवाज बाहर नहीं थी, वो अंदर थी, मेरे पीछे। ये लाइन कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये बाहर के किसी रहस्य की कहानी नहीं रही, बल्कि ये अंदर बैठे खौफ की कहानी बन जाती है। चौथा हिस्सा, अनदेखिए की झलकियां, यानी अधूरे सबूतों से डर को और पक्का करना। यहाँ कहानी एक बहुत ही चालाक काम करती है। वो हमें पूरा सच नहीं दिखाती, सिर्फ झलकियां देती है। इससे होता यह है कि डर और भी ज्यादा असली और रहस्यमयी बन जाता है। सुबह पहला फिजिकल प्रूफ मिलता है, बर्फ में पैरों के निशान। ये निशान घर की तरफ तो आते हैं, पर वापस जाने का कोई निशान नहीं है। ये एक ऐसा सबूत है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब तो साफ है, जो भी आया वो कभी गया ही नहीं, या शायद वो अभी अंदर ही है। और ठीक इसी सबूत के बाद केयरटेकर की एक लाइन आती है जो सब कुछ बदल देती है। ये पहले भी हो चुका है। अचानक किरदार का जो पर्सनल डर था वो एक पुराने, बार बार दोहराए जाने वाले खतरे का हिस्सा बन जाता है। अब ये सिर्फ एक रात की बात नहीं रही। 2018 की घटना इस पैटर्न को और भी डरावना बना देती है। उसी घर में एक जोड़ा रुका था, पति गायब हो गया बिना किसी निशान के, और सबूत क्या मिला? वही एक तरफा पैरों के निशान। सरकारी वजह तो एवलांच बताई गई, लेकिन शक बना रहता है। ये सब केयरटेकर की चेतावनी को सच साबित करता है।
दूसरा सबूत कैमरे की रिकॉर्डिंग में छिपा हुआ है। सिर्फ एक पल के लिए, एक ग्लिच्ड फ्रेम में खिड़की के बाहर एक आकृति दिखाई देती है, लंबी, अजीब तरह से पतली, और उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ है। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है। बस इतना दिखाओ कि डर लग जाए, पर इतना भी नहीं कि रहस्य ही खत्म हो जाए। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, पीछा करने वाला डर, यानी एक अनसुलझा अंत। यहाँ हम समझेंगे कि क्यों कभी-कभी कोई जवाब ना मिलना ही सबसे डरावना जवाब होता है। आखिरी रात का सीक्वेंस देखिए, ये कितना मेथोडिकल और डरावना है। ठीक 12:47 पर दस्तक, फिर दरवाजे का हैंडल घूमता है, उसके बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट, और अंत में एक फुसफुसाहट। ये कोई जानवर नहीं है, ये सोच समझकर सीधे कमरे में आने की कोशिश कर रहा है। तुमने खोला नहीं, ये फुसफुसाहट ठंडी है, शांत है और इंटेलिजेंट है। ये कोई बिना दिमाग वाला मॉन्स्टर नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसके पास एक इरादा है, एक मकसद है। और आखिरी सुबह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पहले वाले निशानों के साथ अब एक दूसरे छोटे पैरों के निशान भी हैं। कहानी यहाँ एक और अनसुलझे सवाल पर हमें छोड़ देती है। क्या वो अकेली नहीं है, या क्या वो बढ़ रही है? और यही कहानी का असली क्लाइमैक्स है, एक ऐसा डर जिसे साथ ले जाया जा सकता है। कहानी का असली खौफ गेस्ट हाउस की घटना नहीं, बल्कि ये एहसास है कि वो चीज़ उस जगह से बंधी हुई नहीं है, वो पीछा कर सकती है। सूटकेस में मिला वो गीला निशान सब कुछ बदल देता है। अब ये किसी भूतिया घर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफ की कहानी है जो शायद पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहानी की आखिरी लाइन सब कुछ बयान कर देती है, क्योंकि बर्फ बहुत कुछ छुपाती है, पर वो उसे नहीं छिपाती जो पहले से ही अंदर है। ये कहानी बाहरी डर की नहीं, बल्कि उस खौफ की है जिससे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके अंदर है। तो आखिर में एक सवाल जो रह जाता है, और शायद सबसे जरूरी सवाल, कि ज्यादा डरावना क्या है, वो मॉन्स्टर जिसे देखा जा सकता है, या वो जिसे अनजाने में कोई अपने साथ घर ले आता है? और बस यही सवाल है जो हमें डर की असली प्रकृति और एक अनसुलझी कहानी की ताकत पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।